हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं विनोद सर एक बार फिर हाजिर हूँ V2IAS एकेडमी में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं विनोद सर मैथ्स एक्सपर्ट आप सभी लोगों को सी सेट का पोर्शन पढ़ा रहा हूँ। सी सेट में जो मैथ्स का पोर्शन है वो हम लोग पढ़ रहे हैं और मतलब बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं। जैसे कि हम लोग अर्थमेटिक लगभग कंप्लीट कर लिए हैं और एडवांस की तरफ हम लोग मूव किए हैं। एडवांस में भी पहला चैप्टर हम लोग क्लियर कर लिए, ज्योमेट्री जिसका पार्ट था, जो पार्ट था ज्योमेट्री, उसी से जितना आपको पढ़ाया गया है उसी से क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में। उसके ऊपर आज तक बने नहीं। अगर मतलब पढ़ना है तो ज्योमेट्री बहुत मतलब लेंदी है, वो जो मतलब बहुत लंबा है उसका जो चैप्टर होता है। अगर उसको पढ़ने के लिए अगर टाइम दिया जाए तो करीब करीब 7-8 दिन तो उसी में चला जाता है। तो हमें उतना डीपली नहीं पढ़ना है और ना ही मतलब वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस पढ़ने हैं जो एग्जाम पैटर्न पर होते हैं, जितने एग्जाम में पूछे गए हैं और जितने पूछे जाने वाले हैं वही सब हम लोगों ने पढ़ा। तो उसके बाद अब अगले चैप्टर की बारी आती है। तो अगला चैप्टर जो एडवांस मैथ का होता है, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, जिसको बोलते हैं क्रमचय और संचय। तो क्रमचय और संचय हम लोग आज पढ़ेंगे, बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। पहले कुछ उसके कॉन्सेप्ट देखेंगे, जैसे क्रमचय के अलग फार्मूले होते हैं, संचय के अलग फार्मूले होते हैं। बट फार्मूला आपको मैं केवल बताना चाहूँगा। उसके बाद हम लोग कहीं पे भी उसका यूज़ नहीं करेंगे, कहीं पे भी उसका यूज़ नहीं होता है। डायरेक्टली जब फार्मूला कभी पूछ लिया जाता है तो वहाँ पे हम लोग उसको यूज़ करेंगे, नहीं तो कहीं उसका यूज नहीं होने वाला है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो हेडिंग लगा लीजिए आप लोग, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, क्रमचय और संचय, क्रमचय और संचय। चलिए पहले हम लोग पूरा इत्मीनान से समझने वाले हैं कि क्रमचय मतलब क्या होता है और संचय मतलब क्या होता है। क्रमचय मतलब कि किसी चीज को क्रम से चयन करना, किसी चीज को क्रम से चयन करना यानी क्रमागत चयन करना, जिसको हम लोग बोलते हैं अरेंजमेंट, और जिसको हम लोग बोलते हैं अरेंजमेंट। तो अरेंजमेंट यानी कि क्रमचय का मतलब हो गया अरेंजमेंट। अरेंजमेंट इसको जो है अरेंज करना यानी कि क्रम से चयन करना ही क्रमचय कहलाता है। संचय का मतलब होता है सिलेक्शन। संचय का मतलब होता है सिलेक्शन, मतलब कि किसी भी चीज में से कुछ चीजों को सेलेक्ट कर लेना या n चीजों में से r चीजों का सेलेक्ट कर लेना क्या कहलाता है, संचय। और क्रमचय क्या कहलाता है कि n चीजों में से r चीजों को क्रम से लगाना, क्रम से संचय करना क्रमचय कहलाता है। तो क्रमचय का फार्मूला अलग बनता है और संचय का फार्मूला अलग बनता है। आपको बता दें कि अगर अरेंजमेंट की बात आएगी तो वो ऐसे कहेगा, n चीजों में r का अरेंजमेंट तो क्या हो जाएगा, NPR बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, NPR। यानी कि NPR की वैल्यू क्या होती है, तो फैक्टोरियल n अपान n माइनस आर फैक्टोरियल, ये होता है इसका फॉर्मूला। यानी कि n चीजों में r का अरेंजमेंट यानी r का क्रमचय क्या कहलाएगा, तो NPR बराबर होगा फैक्टोरियल n अपान n माइनस आर फैक्टोरियल। ये फैक्टोरियल क्या होता है, इसको भी अभी हम लोग समझेंगे, इसके बारे में भी जानेंगे। आते हैं हम सिलेक्शन के ऊपर, तो यही चीज होगा n चीजों में r का सिलेक्शन, n चीजों में r का सिलेक्शन, तो ये हो जाएगा NCR का फार्मूला क्या होता है, फैक्टोरियल n अपान n माइनस आर फैक्टोरियल, फिर r फैक्टोरियल होता है, 2 बार फैक्टोरियल होता है। सिलेक्शन ऐसे होता है और अरेंजमेंट इस तरीके का होता है। अभी अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है तो अभी हम आगे इसके बारे में बात करने वाले हैं। क्वेश्चंस के ऊपर 1-2 क्वेश्चंस आपको एग्जांपल लेकर के समझाने वाले हैं। कभी कभी क्या होता है, कभी छोटे एग्जाम्स की अगर आप बात करो, जो स्टेट लेवल के एग्जाम होते हैं, ग्रुप सी ग्रुप डी के लेवल के जो एग्जाम होते हैं, उसमें डायरेक्टली क्वेश्चंस ऐसे ही दे देगा, NPR, n की वैल्यू इतना, r की वैल्यू इतना, तो उसका बता दीजिए कि क्रमचय कितना होगा। तो डायरेक्ट कभी कभी पूछ लिया जाता है, बट वो ये नहीं मान के चलना है कि हम लोगों के भी एग्जाम में यही आने वाला है, क्योंकि
ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जो छोटे एग्जाम में आता है यही आएगा। यहाँ पे कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, थोड़े घुमावदार क्वेश्चंस होते हैं, सीधे सीधे नहीं होते हैं पहली बार। अब हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे एक नया नाम निकल के आया, इसको बोलते हैं फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का जो सिंबल होता है वो दो तरीके का होता है। फैक्टोरियल आप लोग इसको जानिएगा, एक फैक्टोरियल होता है उल्टा आई, इसको भी फैक्टोरियल बोलते हैं, और एक होता है इस तरीके का, इसको भी फैक्टोरियल बोलते हैं। तो दोनों को फैक्टोरियल बोलते हैं। अब फैक्टोरियल मीन्स होता क्या है, तो फैक्टोरियल मीन्स होता है क्रम गुणित। क्रम गुणित, क्रम गुणित क्या है, जैसे कि इसके नाम में ही नाम में ही सब कुछ लिखा हुआ है, क्रम गुणित। क्रम मतलब क्रम से, गुणित मतलब गुणा किया हुआ, क्रम से गुणा किया हुआ ही क्या कहलाता है, फैक्टोरियल कहलाता है। तो फैक्टोरियल का मतलब समझ गए आप, क्रम गुणित, यानी कि जो क्रम से गुणा किया हुआ होगा वही आपका क्रम गुणित होगा, वही आपका फैक्टोरियल होगा। जैसे कि अगर हम बात करें कि फैक्टोरियल 5, इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो आप इसी के अनुसार क्रम गुणित, यानी कि क्रम से गुणा, मतलब 5 से क्रम, 5 का क्रम मिलाते चले जाइए आप, 5 4 3 2 1 हो गया, यानी कि सब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 120। देखिए 5 चौक 20, 2 3 6, 20 छक्के 120, तो 120 हो गया, यानी फैक्टोरियल 5 का मान कितना हो गया, तो 120 हो गया। ऐसे फैक्टोरियल 4 का मान, ऐसे भी फैक्टोरियल लिख सकते हैं आप, तो फैक्टोरियल 4 का मान क्या होगा, 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, ये क्या हो गया, 4 3 12 दूना 24, तो ये कितना हो गया, तो 24 हो गया। यानी कि फैक्टोरियल का मतलब आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब फैक्टोरियल के ऊपर क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चंस ये पूछा जाता है, कोई भी आपसे अगर पूछना चाहेगा तो सीधे पूछेगा कि फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5 की वैल्यू तो आपको आती है, ठीक है, बट फैक्टोरियल 0 की वैल्यू कितनी होती है। तो फैक्टोरियल 0 की वैल्यू जानना बहुत जरूरी है कि फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 0 नहीं होती है, फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 होती है, और फैक्टोरियल 1 की वैल्यू भी 1 होती है। और फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 कैसे होती है वो भी हम लोग समझने वाले हैं। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लिए होंगे, और उसके बाद हम लोग अब ये जानने वाले हैं कि फैक्टोरियल 0 का मान 0 क्यों नहीं होता है। सब लोग बता तो देते हैं कि फैक्टोरियल 0 का मान 1 होता है, इसको नोट कर लो, बट कैसे होता है वो हम लोग आज जानने वाले हैं। तो चलिए लगा लेते हैं कि हाउ टू बिकम फैक्टोरियल 0 इज इक्वल टू 1। चलिए देख लेते हैं। जैसे कि आप ये जान रहे होंगे कि जब हम फैक्टोरियल 4 को लिख रहे हैं, तो फैक्टोरियल 4 है तो इसको लिख रहे हैं क्या, 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, ऐसे लिख रहे हैं। यानी कि फैक्टोरियल का जो भी मान है वो क्या है, वो घटते क्रम में, वो क्या है, घटते क्रम में। अगर हम बात करें ऐसे कि फैक्टोरियल अगर हमें 4 को और किसी तरीके से लिखना हो तो हम कैसे लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 4 लिख सकते हैं 4 गुणे फैक्टोरियल 3, यहाँ से लेकर के यहाँ तक फैक्टोरियल 3 है कि नहीं है। अगर हम बात करें ऐसे फैक्टोरियल 5 की, तो फैक्टोरियल 5 क्या होगा, 5 गुणे फैक्टोरियल 4 हो गया कि नहीं हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि आपको पता है कि अब इसके आगे हम 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 लिखने वाले हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे होगे कि फैक्टोरियल 4 की वैल्यू क्या है, 4 3 2 1, तो 4 3 2 1 की जगह पे हम फैक्टोरियल 4 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। आप बोलेंगे यस सर लिख सकते हैं। तो फैक्टोरियल 5 को हम कैसे लिख लिए, 5 गुणे फैक्टोरियल 4, 5 गुणे फैक्टोरियल 4। ऐसे ही हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि n फैक्टोरियल है तो इसको लिख सकते हैं n गुणे n माइनस 1 फैक्टोरियल, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि यही चीज ऊपर लिखी गई है। देखिए n की जगह पे 5 है और ये 4 क्या है, n में से 1 घटा हुआ है, यानी 5 में से 1 घटा हुआ है 4 है। तो अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग कि n की वैल्यू 1 ले लें, n की वैल्यू 1 ले लें तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे हो जाएगा कि 1 फैक्टोरियल बराबर, यहाँ पे हो जाएगा n की जगह पे 1 और ब्रैकेट में भी 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 हो गया फैक्टोरियल। फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 होगी और यहाँ पे भी 1 है, और 1 माइनस 1 होगा 0, तो 0 फैक्टोरियल 1 से 1 कट जाएगा, तब भी 1 ही टाइम में कटेगा।
तो आप देख पा रहे होगे कि 0 फैक्टोरियल है यहाँ पे, बट इसका मान कितना आ गया, 1 आ गया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जानना कि फैक्टोरियल 0 का मान 1 कैसे आता है। ऐसे तो रट्टा मार लेते हैं सारे बच्चे, जानते हैं कि फैक्टोरियल 0 का मान 1 होता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको आप नोट कर लीजिएगा, जैसे कि फैक्टोरियल 0 का मान 1 होता है, फैक्टोरियल 1 का मान 1 होता है, फैक्टोरियल 2 का मान 2 होता है। यहाँ तक तो ऐसे ही है। अब अगर हम बात करें कि फैक्टोरियल n का मान कितना होता है, फैक्टोरियल n का मान कितना होता है, तो फैक्टोरियल n का मान होता है n माइनस 1, n माइनस 2 और ऐसे ही n माइनस 3 डॉट 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 ऐसे होता है ये। तो यानी फैक्टोरियल n का भी मान आपको समझ में आ गया। अब हम लोग ये जानते हैं कि फैक्टोरियल में क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट रखती हैं। तो फैक्टोरियल जब भी हम लगाएंगे, किसी भी क्वेश्चंस को लगाएंगे, चाहे परम्यूटेशन से लगाएं चाहे कॉम्बिनेशन से लगाएं, तो उसमें क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। उसमें इंपॉर्टेंट एक चीज़ होती है कि कब मल्टीप्लाई करते हैं और कब ऐड करते हैं, मतलब कब गुणा कर लेते हैं और कब जोड़ लेते हैं, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर ये आप जान जाओगे तो कहीं पे भी गलती नहीं होगी क्वेश्चंस में। तो पहले हम लोग इसको जान लेते हैं। इसको जानने से पहले थोड़ा सा एनपीआर और एनसीआर की वैल्यूज़ में कितने तरह के क्वेश्चन आजकल एग्जाम में आए हैं वो सब पहले हम लोग एक बार जान लेते हैं, फिर उसके बाद आगे चलेंगे और 1 बाय 1 क्वेश्चंस भी करेंगे। हमें लग रहा है जहाँ तक कि हम लोग एक लेक्चर में पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। अगर बचेगा थोड़ा सा भी तो हम लोग देख लेंगे, अगले लेक्चर में देख लेंगे। चलिए तो पहले जान लेते हैं कि यदि NP0 रहे तो इसका मान कितना आएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जानना है। NP0 अगर रहे तो इसका मान 1 आएगा, इसको आप लोग नोट डाउन करिएगा। यदि NPN रहे तो इसका मान कितना आएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका मान आएगा फैक्टोरियल n। अभी कैसे आएगा, अभी हम इसको प्रूफ करके आपको दिखाने वाले हैं। देखिए फिर आगे चलते हैं, तो आगे क्या चलेंगे, तो NC0 क्या होता है, NC0 कॉम्बिनेशन में NC0 आपको पता होना चाहिए। देखिए परमुटेशन यानी कि P का सिंबल होता है परमुटेशन और C का सिंबल होता है कॉम्बिनेशन, ये बहुत ज़रूरी है। इसी से हम लोग जानते हैं कि क्या कॉम्बिनेशन है और क्या इसका क्या है, परमुटेशन है। तो NC0 की वैल्यू भी कितनी होती है, तो 1 होती है। और NC1 की वैल्यू कितनी होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। NC1 की वैल्यू होती है n, इसको भी हम लोग अभी प्रूफ करने वाले हैं। ये हो गया। उसके बाद आगे अगर हम बात करें NCN कितना होता है, NCN कितना होता है, इसको भी अभी हम लोग प्रूफ करेंगे। इसकी वैल्यू होती है 1। तो हर चीज़ को प्रूफ करके हम लोग समझने वाले हैं, जानने वाले हैं। और NC2 की वैल्यू कितनी होती है ये भी जान लीजिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट कभी कभी ये पूछ लिया जाता है NC2 की वैल्यू कितनी होती है, तो n माइनस 1/2 होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, इसको जानना जरूरी है। तो NC1 NC2 जानना जरूरी है। NC1 का मान होता है केवल n और NC2 का मान होता है n माइनस 1/2 होता है। और NP0 का मान 1 होता है, NPN का मान फैक्टोरियल n होता है और NCN का मान केवल 1 होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कभी कभी डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं, छोटे मोटे जो भी एग्जाम्स होते हैं, तो इनको जानना बहुत ज़रूरी है। अब हम थोड़े से एग्जाम्पल्स के थ्रू इनको प्रूफ करने वाले हैं। ध्यान से समझिए, n फैक्टोरियल की जगह पे हम यहाँ पे n की जगह पे कुछ भी लिख सकते हैं 3p0। तो आप फार्मूला लगाओगे कि ये यहाँ पे n है, यानी कि फैक्टोरियल 3/3 माइनस 0। तो 3 माइनस 0 करेंगे, ये भी फैक्टोरियल हो जाएगा। ऊपर आ जाएगा 3 फैक्टोरियल। अब 3 में से 0 को माइनस करेंगे तो फैक्टोरियल 3 ही रहेगा। फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना आएगा, 1 आएगा। पहला वाला प्रूफ हो गया। अब बोलोगे यस सर। अगर हम दूसरे की बात करें, तो दूसरे की बात करें ध्यान से समझिए। n के जगह पे अगर हम 3 ही रखते हैं, p की जगह पे भी 3 रखते हैं, तो फैक्टोरियल 3/3 माइनस 3 फैक्टोरियल। तो अब देखेंगे कि ऊपर हो गया 3 फैक्टोरियल, नीचे हो गया 0 फैक्टोरियल। तो ऊपर 3 फैक्टोरियल का मान कितना होता है, तो फैक्टोरियल 3 ही रहेगा और नीचे 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो 3 फैक्टोरियल/1 रहेगा,
तो कितना होगा, आप कहोगे कि सर फैक्टोरियल 3 ही तो है, ये कोई अंतर, तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी थी 3, यहाँ पे भी 3 आई है, यानी कि n ही आया है, लेकिन फैक्टोरियल में आया है, इसीलिए यहाँ पे फैक्टोरियल लिखा गया है। तो n का मान फैक्टोरियल n होता है, ये आप लोग देख लिए और समझ गए। अब हम लोग बात करने वाले हैं NC0, NC1, NCn और NC2 की वैल्यू, ये कैसे होगा, तो ध्यान से समझते हैं इसको। अब देखिए, अगर डायरेक्टली आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि अगर n की वैल्यू 18 है और c की वैल्यू 2 है, सॉरी n की वैल्यू 18 है और r की वैल्यू जो है वो 2 है, तो बताइए कि इसका कॉम्बिनेशन क्या बनेगा। तो आप डायरेक्टली ऐसे कर सकते हो, n माइनस 1, यानी कि 18 माइनस 1 करेंगे तो 17 होगा, 18 गुणे 17 बटे 2 कर देंगे तो 2 कटेगा 18 से, 9 बार में 17 नामा जितना होगा उतना आप लिख दोगे, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो डायरेक्टली इस पे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। और NCn का वैल्यू 1 होता है, यानी कि अगर हम आपसे बोले n की वैल्यू अगर 18 है, r की वैल्यू भी 18 है, तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, सीधे सीधे 1 हो जाएगा। n की वैल्यू 18 है और r की वैल्यू 1 है, तो उसका आंसर 18 ही हो जाएगा। और यहाँ पे अगर हम बात करें NC0 की बात करें, यानी कि 18 n की वैल्यू 18 ले लें, r की वैल्यू 0 ले लें, तो वहाँ पे भी वैल्यू 1 हो जाएगी। ये सारा सब कुछ हम लोग अभी यहीं पे समझने वाले हैं, जानने वाले हैं, और 1 बाय 1 सब प्रूफ के साथ हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो कैसा लग रहा है ये आप लोगों को क्लास आज का, वो जरूर बताइएगा। टाइम नहीं मिल पा रहा था बीच में, तो कभी 1 दिन 2 दिन तो लेक्चर आप लोगों को नहीं मिला, बट कोई बात नहीं, अब डेली मिलेगा आपको। ज़्यादा नहीं रह गया मैथमेटिक्स का पोर्शन में, और जो भी चीज़ें हैं वो धीरे धीरे कवर हो ही रही हैं। आप लोग अपनी पढ़ाई जारी रखिए, बीच में छोड़िए नहीं। चलिए NC0 की पहले वैल्यू हम देख लेते हैं कि n की वैल्यू कुछ भी हम एज्यूम कर लें, 18 कर लें, c की वैल्यू या 0 यहाँ पे रखें, तो फार्मूला वही होता है फैक्टोरियल n अपान n माइनस r, और फिर उसके बाद फैक्टोरियल r, ये हो गया। अब ध्यान से समझिए क्या हो गया कि 18 फैक्टोरियल है अपान 18 में से 0 घटाएंगे तो 18 ही तो बचेगा, और 0 फैक्टोरियल का मान कितना होता है, 1 होता है, तो 18 फैक्टोरियल कट जाएगा, तो कितना आ गया, 1 आ गया। यानी कि 18C0 की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। यानी 18 ही नहीं, वहां पे कुछ भी रहेगा n के जगह पे, उसका मान हमेशा कितना आने वाला है, 1 आने वाला है। अगर हम इसकी बात करें तो ये वाला हो गया। अब इसकी बात करें तो n की वैल्यू अगर 18 लगते हैं और c की वैल्यू 1, r की वैल्यू 1 रखते हैं, हो जाएगा फैक्टोरियल 18 बटे 18 माइनस 1 फैक्टोरियल, और उसके बाद लिखेंगे गुणे में 1 फैक्टोरियल, केवल 1 को लिख देंगे फैक्टोरियल। अब क्या हो गया, तो ध्यान से समझिए, इस 18 को हम लिख सकते हैं 18 गुणे 17 फैक्टोरियल, नीचे क्योंकि नीचे 17 आ रहा था ना, 18 में से 1 घटाएंगे तो 17 आएगा फैक्टोरियल में, और फैक्टोरियल 1 का मान तो 1 ही होता है। फैक्टोरियल 17 से फैक्टोरियल 17 कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास बचेगा क्या, तो आपके पास बचेगा केवल 18, यानी कि n की वैल्यू आपके पास 18 थी, तो यहाँ पे भी वैल्यू 18 आ गई, यानी कि NC1 की वैल्यू n ही आती है। जो भी n की वैल्यू आप एज्यूम करोगे, जो भी रखोगे, जो भी मानोगे, वही आपको आंसर के रूप में मिलने वाला है। तो NCR की वैल्यू, r की जगह पे अगर 1 है, n की जगह पे 18 है, तो उसका आंसर 18 आने वाला है। ये हम क्यों आपको बता रहे हैं बार बार, ये क्यों ऐसा समझा रहे हैं, क्योंकि इस पे डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। वो सीधे सीधे कहेगा कि 18 वस्तुओं में एक वस्तुओं का चयन करना, एक वस्तुओं का चयन करना कितना होगा। अगर एक वस्तु का चयन करते हैं तो कितने तरीके से कर सकते हैं, तो 18 में अगर एक का चयन करेंगे तो 18 तरीके से कर सकते हैं, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। लेकिन जब भी क्रमशः कहेगा तो क्रमशः दूसरी चीज हो जाती है। अभी हम अपने नाम पर लेकर के, जैसे कि मेरा नाम विनोद है, आप सब लोग जानते हैं, तो विनोद की स्पेलिंग को लेकर के मैं आपको समझाने वाला हूं। अगर वो चीजें समझ में आ जाएंगी आपको, तो फिर उसके हिसाब से आप अपने नाम का भी करिएगा, अपने फैमिली में जितने मेंबर होंगे सारे लोगों के नाम पर उसका जो है आप क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं। और उसी तरीके से जो है किसी भी क्वेश्चंस का आप जवाब दे सकते हैं। कहने का मतलब ये है, कोई जरूरी नहीं है कि मेरे नाम पे ही क्वेश्चंस बनेगा, आप अपने नाम पे बना लोगे, एग्जाम में कुछ भी आएगा। हम 1-2 क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए भी करेंगे, और उसके बाद वो सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं।
जो एग्जाम में हाल ही में पूछे गए हैं। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हम लोग पहले इन दोनों को समझ लेते हैं। इन दोनों समझने के बाद जो है फिर आगे हम लोग क्वेश्चंस की तरफ रुख करेंगे और क्वेश्चंस देखते हैं कि कैसे पूछे जा रहे हैं आजकल एग्जाम में। तो पहले हम आपको अपना नाम लेकर के समझाने वाले हैं कि उसी में से कोई एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा। 7-8 टाइप मैं आपको बता दूंगा, उसी में से कोई ना कोई क्वेश्चन बनेगा। चलिए एन की वैल्यू ये कैसे होती है इसको भी देख लेते हैं। एन की वैल्यू यदि हम 18 ही ले लें तो क्या होगा, 18C18। अब देखिए समझिए ध्यान से, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, फैक्टोरियल 18 माइनस 18 फैक्टोरियल हो जाएगा ये, उसके बाद गुना 18 फैक्टोरियल हो जाएगा। अब देखिए 18 फैक्टोरियल बटे 18 में से 18 गया तो 0 फैक्टोरियल गुणे 18 फैक्टोरियल। तो अब देखिए 18 से 18 फैक्टोरियल कट जाएगा, 0 की वैल्यू 1 होती है, 1/1 हो गया तो आंसर कितना आ जाएगा, तो आंसर 1 आ जाएगा। इसीलिए NC1 की वैल्यू कितनी मानी जाती है, तो 1 मानी जाती है। ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। दूसरी चीज इसको भी देख लेते हैं, लगे हाथ यहीं पे, यानी की जगह पे 18 हमने एज्यूम किया है, 18C2। तो यहाँ पे क्या आंसर आने वाला है, ध्यान से समझिए, जो भी आप आंसर निकालने वाले हैं 18 फैक्टोरियल बटे 18 माइनस 2 फैक्टोरियल गुणे 2 फैक्टोरियल, ये करने वाले हैं आप। तो देखिए ऊपर हम क्या लिख सकते हैं, तो 18 गुणे 17 गुणे फैक्टोरियल 16 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि नीचे 16 मिलने वाला है, इसीलिए फैक्टोरियल 16 हो गया। अब गुणे 2 फैक्टोरियल का मान 2 होता है, 16 से 16 कटा और 2 से कटा 18 9 बार में। तो अब देखिए 17 का पढ़ा आप 9 बार पढ़ोगे तो 17 नामा कितना होता है, तो अब सबको पता होगा 17 नामा 153 होता है। तो 153 आ गया, ये तो फार्मूला से हमने लगाया। बट यहाँ पे जो हमने आपको बताया NC2 की वैल्यू यानी कि n-1/2 यानी कि 18, तो 18 में से घटा देंगे 17 बटे 2 कर देंगे, 2 से काट देंगे 9 बार में, तो 17 नामा 153 आ गया कि नहीं आ गया। अब देखिए इसमें ये छोटा है कि ये छोटा, आपको समझ में आ रहा होगा, लग रहा होगा सर ये छोटा है, इसीलिए NC2 की वैल्यू n-1/2 होती है। तो NC2 की वैल्यू आपको लर्न होनी चाहिए, कभी डायरेक्ट एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है ऐसे ही। तो NC2 की वैल्यू n-1/2 होती है। ये n-1/2 किसी और की भी वैल्यू होती है, वो जब नंबर सिस्टम में मैं आपको पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। तो ये देख लीजिए, इतना ही कॉन्सेप्ट था इसका। इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस बनते हैं और पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए इसको। उसके बाद हम लोग अब क्वेश्चंस की तरफ रुख करते हैं। क्वेश्चंस की तरफ रुख करने से पहले आपको समझाने वाले हैं कि मल्टीप्लाई कहाँ होता है और कहाँ पे ऐड होता है। तो चलिए देख लेते हैं, जब क्वेश्चन आएगा तो उसको हम समझने वाले हैं। चलिए ये तो पता होगा, ये तो लग रहा होगा, हमें लग रहा है कि आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लिया है और उसकी स्क्रीनशॉट ले करके उसको नोट भी बनाते रहिए, और साथ साथ अगर नोट बनाते रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। और अगर इसको स्क्रीनशॉट लेकर के बाद में नोट्स बनाएंगे तो थोड़ा सा दिक्कत होगी, क्योंकि पहले एक लेक्चर के दौरान अगर आप नोट्स बनाते हैं तो वो सारी चीज़ें क्लियर होती जाती हैं कि कौन चीज़ क्या है। नहीं समझ में आ रहा तो दोबारा उसको आप देख लीजिए। तो चलिए देख लेते हैं, अब ध्यान से समझिएगा। जब कहीं पे एंड का प्रयोग हुआ हो, एंड मतलब और का प्रयोग हुआ हो, तो वहां पे हम मल्टीप्लाई लगाते हैं, वहां पे गुणा करते हैं। क्या करते हैं, गुणा। जहां पे और लगा रहेगा, और का मतलब या यहाँ पे हम लोग जोड़ते हैं। क्या करते हैं, तो जोड़ करते हैं यहाँ पे। अब ये कब आता है, तो ध्यान से समझिए, जब भी बात करेगा कि ए से सी तक हम लोग जा रहे हैं, तो ए से सी तक जा रहे हैं तो 2 रास्ते हैं, सी से हम लोग जा रहे हैं डी तक तो 3 रास्ते हैं। तो बताइए कि ए से डी तक जाने के लिए कुल कितने रास्ते हैं। तो आप कहोगे सर अगर हम ए से इस रास्ते से जाएंगे तो हमारे पास 3 ऑप्शन होगा, ऐसे जा सकते हैं, फिर ऐसे जा सकते हैं, फिर ऐसे जा सकते हैं, तो 3 रास्ता हो गया। तब तक ये लड़का कहेगा सर जी अगर हम दूसरे वाले रास्ते से जाते हैं तो हमें भी तो 3 रास्ते मिलेंगे, या तो ऐसे चले जाएंगे, या तो ऐसे चले जाएंगे, या तो ऐसे चले जाएंगे। तो 3 रास्ता इससे जा रहा है, 3 रास्ता इससे जा रहा है, तो कुल रास्ते कितने हो जाएंगे। तो आप कहेंगे कि सर जी यहाँ पे 2 रास्ते थे, यहाँ पे 3 रास्ते थे, तो 2 गुणे 3 हो जाएंगे। कितने कुल रास्ते कितने हो गए, तो 2 गुणे 3 हो गए। यानी इसका मतलब होता है डिपेंडेंट, यानी कि ए और अगर डी का ए और डी पे डिपेंडेंट है, तो ए डी पे डिपेंडेंट है, तो कहाँ से डिपेंडेंट है, सी से।
तो अगर ए सी से जा रहा है तो कुल 6 रास्ते होंगे, बट अगर ए से सी पे जा रहा है और ए से ही डी पे जा रहा है तो उसको इंडिपेंडेंट बोलते हैं, कि मतलब ए से हम सी पे जाएंगे चाहे तो ए से डी पे जाएंगे, हम किसी पे डिपेंड नहीं रहेंगे। बट यहाँ पे डिपेंड होना पड़ रहा है किस पे, सी पे। पहले हम ए से सी पे जाएंगे तो सी से हमें डी पे जाने के लिए रास्ता मिलेगा। मतलब ए से सी पे तो गए तो 2 रास्ते हैं, किसी भी रास्ते से जाएंगे। जिस भी रास्ते से गए तो सी से डी पे जाने के लिए 3 रास्ते हैं, तो तीनों तरीके से हम जा सकते हैं, तीनों रास्ते से होकर के हम जा सकते हैं। और ए से अगर हम दूसरे रास्ते से जाएंगे सी पे तो वहां से भी तीन रास्ते मिलेंगे, वहां से भी 3 तरीके से जा सकते हैं। इसीलिए 2 गुणे 3 कर देंगे यहाँ पे और 6 आ जाएगा। लेकिन जब स्थिति दूसरी रहती है, जैसे कहने का मतलब ये है कि ए से अगर हम सी जा रहे हैं 2 रास्ता और ए से ही हम डी पे जा रहे हैं तो 3 रास्ता, ऐसे कंडीशन में और की सेंस आ जाती है। और या ऐसे कहेगा ए से या सी पे गए या डी पे गए, तो बताइए अगर सी पे जाने के लिए 2 रास्ते, डी पे जाने के लिए 3 रास्ते, तो बताइए कुल कितने रास्ते हैं। तो आप कहोगे सर जी तो बहुत आसान है, यहाँ पे क्या है कि और लग गया है। और का मतलब यहाँ पे हम जाएंगे तो अलग हो जाएगा मेरा रास्ता, यहाँ पे जाएंगे तो अलग हो जाएगा, यानी कि 2 रास्ता ये 3 रास्ता ये, तो हो जाएगा 2 + 3, यानी कि कुल रास्ता कब कितना, तो 5। यानी जब हम ए से या क्या मतलब निकालते हैं, या सी पे जाएंगे या डी पे जाएंगे तो वहां पे ऐड हो जाएगा 2 रास्ते उधर 3 रास्ते इधर, यानी कि कुल कितने रास्ते हैं, तो कुल कितने रास्ते हैं, तो 5 रास्ते हैं। बट अगर कहेगा कि ए से सी पे गए और सी से हमें डी पे जाना हो, यानी कि रेस में डिपेंडेंट हो जा रहा है सी, हम सी पे डिपेंड हो जा रहे हैं, तो इसको नोट डाउन करिएगा जरूर कि ये डिपेंडेंट है और ये इंडिपेंडेंट है। डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट आपको समझ में आ गया होगा। डिपेंडेंट का मतलब सीधे सीधे और समझिएगा, ए से सी पे गए और सी से डी पे गए तो क्या हो गया, मल्टीप्लाई, 2 × 3 6। ए से सी पे गए या ए से डी पे गए तो कुल कितने रास्ते हो गए, तो सी वाला रास्ता और डी वाला रास्ता दोनों को जोड़ लेंगे, वो आपका आ जाएगा इंडिपेंडेंट का। तो समझ में आ गया होगा कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्या होता है। ये क्यों मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि अभी आगे जब क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं तो आपको कंफ्यूजन बनेगा कि सर यहाँ पे मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं और यहाँ पे जोड़ क्यों रहे हैं, कि कहीं पे मल्टीप्लाई हम लोग करने वाले होंगे, कहीं पे जोड़ने वाले होंगे, तो वहाँ पे आप लोगों को डाउट आएगा। इस वजह से डाउट ना आए ये चीज़ें पहले हम क्लियर कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग अब शुरू करते हैं एक सिंपल सा क्वेश्चन जो मैं अपने नाम से शुरू करते हैं, विनोद के नाम से शुरू करते हैं और देखते हैं कि उसमें कितने तरीके का मतलब प्रश्न बन सकता है। जितने भी तरीके का प्रश्न बन सकता है उन सारे तरीकों को हम लोग आज समझने वाले हैं, देखने वाले हैं कि क्या कैसे क्वेश्चन हो सकता है। तो आज भी जो क्वेश्चन होगा वो बोर्ड पे ही हम लिखेंगे, कोई वो आपको स्क्रीन पे नहीं दिखाई देगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं, हम आपको बोल देंगे तब भी आप लिख लोगे, समझ लोगे। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। चलिए 1 बाय 1 हम लोग करने वाले हैं। 1 बाय 1 क्वेश्चंस करेंगे तो ज़्यादा आसान रहेगा, आपको जल्दी समझ में आएगा। तो चलिए क्वेश्चंस लिखिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन ये है, विनोद यानी कि मेरा नाम है, विनोद के अक्षरों को कितने प्रकार से रख सकते हैं। पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए आप, VINOD, विनोद के अक्षरों, विनोद के अक्षरों को कितने प्रकार से रख सकते हैं। ये एक ही क्वेश्चन होगा। इस एक क्वेश्चन में कंडीशंस बहुत सारी हो सकती हैं, किसी भी कंडीशन के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वो कंडीशन कौन कौन सी हो सकती है तो मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहला कंडीशन ये होगा, सबसे पहला कि जब कोई प्रतिबंध ना हो, जब कोई प्रतिबंध ना हो, जब कोई प्रतिबंध ना हो, यानी कि कोई भी रजिस्ट्रेशन मतलब रजिस्ट्रेशन ना हो,
यानी कि कोई प्रतिबंध ना हो, विनोद के जितने भी, विनोद नाम में जितने भी लेटर हैं उन सारे लेटरों को हम किसी भी तरीके से इधर उधर मतलब रख करके, अरेंज करके कितने तरीके से कोई शब्द हम बना सकते हैं। विनोद के अक्षरों को कितने प्रकार से रख सकते हैं, विनोद के अक्षरों को, तो विनोद में जितने भी अक्षर आते हैं उनको हम कितने प्रकार से रखें कि कोई एक नया शब्द बने, कोई एक नया शब्द बने। और उसमें कंडीशन क्या है कि जब कोई प्रतिबंध ना हो। कोई प्रतिबंध का मतलब हम एकदम स्वतंत्र हैं कि भी को हम कहाँ रखें, एन को कहाँ रखें, आई को कहाँ रखें, ओ को कहाँ रखें, डी को कहाँ रखें। मतलब पहले भी हो जाएगा, फिर डी हो जाएगा, फिर एन हो जाएगा, फिर आई हो जाएगा, फिर ओ हो जाएगा, डी हो जाएगा, एन हो जाएगा, भी हो जाएगा, इस तरीके से। मतलब हम कभी भी किसी भी चीज को कहीं भी रख सकते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जब कोई प्रतिबंध ना हो। तो सिंपल इस तरीके का जब भी क्वेश्चंस पूछा जाएगा आप कुछ मत करिएगा, सिंपल देखिएगा कि विनोद में कितने लेटर हैं। तो विनोद में लेटरों की संख्या कितनी है, तो 5। तो इनको कितने प्रकार से रख सकते हैं, तो 5 फैक्टोरियल के प्रकार से रख सकते हैं। 5 फैक्टोरियल का मान कितना होता है, तो सबको पता है 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 फैक्टोरियल का मान हो गया 120। यानी कि विनोद में आए हुए अक्षरों को हम 120 तरीकों से अरेंज कर सकते हैं, रख सकते हैं। दूसरा कंडीशन क्या हो गया, दूसरा कंडीशन ये है, कह रहा है कि सभी शब्द उसके पहले वाले लेटर से शुरू हो। यानी कि जो भी हम शब्द बना रहे हैं, यहाँ पे कंडीशन लिखिएगा, सभी शब्द भी अक्षर से शुरू हो, भी अक्षर से शुरू हो। तो भी अक्षर से शुरू हो तो समझिए, यानी कि कंडीशन ये हो गई कि जो आपका भी लेटर है, भी जिसका जगह फिक्स हो गया। जब इसका जगह फिक्स हो गया तो बचा 4 जगह, INOD, तो 4 अक्षर बचा। तो जब 4 अक्षर बचेगा तो उन्हीं 4 अक्षरों को हम हेर फेर कर सकते हैं, उन्हीं 4 अक्षरों को इधर से उधर कर सकते हैं। तो इन 4 अक्षरों को कितने प्रकार से रख सकते हैं, तो आप बोलोगे सर फैक्टोरियल 4 प्रकार से रख सकते हैं। और फैक्टोरियल 4 का मान कितना होता है, आप सबको पता है, फैक्टोरियल 4 का मान 24 होता है। मैं आपको बता दूं तो सबसे पहले ये चीज जरूरी है कि फैक्टोरियल की वैल्यूज आपको लर्न है कि नहीं है। तो फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 0 की वैल्यू 1, 1 की वैल्यू 1, 2 की वैल्यू 2, 3 की वैल्यू 6, 4 की वैल्यू 24, 5 की वैल्यू 120, यानी कि 5 फैक्टोरियल का मान 120, 6 फैक्टोरियल का मान 720, 6 फैक्टोरियल का मान 720 और 7 फैक्टोरियल का मान कितना होता है, ये सब कुछ आपको जानना चाहिए। फैक्टोरियल 1 से लेकर के कम से कम फैक्टोरियल 8 तक तो मान आपको याद होना चाहिए। तो फैक्टोरियल 8 तक का मान लिख करके आप उसको लर्न रखे रहिएगा। कहीं पे जो क्वेश्चंस आएगा लिखेगा सीधे एजुकेशन, तो एजुकेशन में जो अक्षर आते हैं इनको कितने प्रकार से अरेंज कर सकते हैं ये पूछेगा एग्जाम में। तो आप देखेंगे एजुकेशन में क्या है। तो अभी सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे उसका हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो पहले हम लोग अभी ये कर रहे हैं कि विनोद अक्षर, मेरा नाम है विनोद, उन्हीं के अक्षरों को हम लोग अरेंज कर रहे हैं। उसमें कंडीशन ये है कि जब कोई प्रतिबंध ना हो, ये हो गया। जब सभी शब्द भी अक्षर से शुरू हो, ये हो गया। अगला कंडीशंस क्या होने वाला है उसको आप लोग नोट करिए। तो अगले कंडीशंस से लेकर के सारे कंडीशन हम लोग समझने वाले हैं। एक ही नाम से जब सारे कंडीशन समझ लेंगे तो किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में, आप बेहिचक कर लोगे। तो अगला जो कंडीशन होने वाला है कि जब लेटर भी से शुरू हो और डी पर ही खत्म हो। जब लेटर भी से शुरू हो, विनोद के शब्द में जो विनोद शब्द है उसमें जो लेटर भी से शुरू हो और डी पर खत्म हो, तब बताइए कितने प्रकार से हम लेटर को और बाकी लेटर को अरेंज कर सकते हैं। तो आप देख पा रहे होगे कि सर 3 लेटर यहाँ पे खाली हैं। तो फैक्टोरियल 3 प्रकार से हम इसको अरेंज कर सकते हैं। तो 3 × 2 × 1, यानी कि फैक्टोरियल 3 की वैल्यू कितनी होती है, 6 होती है। और अगर हम बात करें अगले कंडीशन की, तो अगला कंडीशन ये होने वाला है कि जब, अब देखिए अब क्या क्या हो सकता है। अब तो ये हो गया कि मतलब जब कोई प्रतिबंध ना हो
उसके बाद हो गया जब भी से शुरू हो, उसके बाद हो गया जब भी से शुरू और डी पे खत्म हो। अब बात आती है स्वर और व्यंजन की। जब विनोद शब्द में हम वावेल को एक जगह पे रखें, वावेल को एक जगह पे रखें तो कितने तरीके से हम अरेंज कर सकते हैं वो आप लोग देखिए ध्यान से। तो पहले लिख लीजिए, अगर ना समझ में आ रहा हो तो लिख लीजिए कि विनोद शब्द से बनने वाले सभी शब्दों में यदि स्वर एक साथ हो, स्वर को एक साथ हम रखें, आई ओ को अगर हम एक साथ रखें, फिर उसके बाद व्यंजन को अलग अलग रखें, भी एन डी को अलग अलग रखें, तो यहाँ पे देखिए कंडीशन कितनी बन रही है। यहाँ पे पूरा का पूरा एक साथ ही रहने वाला है तो इसको एक समझेंगे, और ये आपका 2, ये 3 और ये 4, यानी कि यहाँ पे 3 हो गया। तो टोटल यूनिट कितनी हुई, अब ध्यान से समझिएगा। तो 1 + 3 टोटल यूनिट हो गई 4। तो 4 यूनिट का मतलब ये हो गया कि फैक्टोरियल 4 तरीके से, फैक्टोरियल 4 तरीके से होने वाला है। तो फैक्टोरियल 4 आप लिख दीजिए। लेकिन अब एक चीज और देखिए कि ये जो आपका आई ओ है, आई ओ को हम क्या कर सकते हैं, एक बार ओ आई भी तो लिख सकते हैं। तो आई ओ को हम ओ आई से लिखेंगे, फिर इन 3 लेटर को जोड़ेंगे, फिर आई ओ पे 3 लेटर जोड़ेंगे। तो इसका भी जो देखिए इसका ये 2 लेटर आपस में खुद है ये सब, तो 2 लेटर को हम 2 फैक्टोरियल की तरह से, फैक्टोरियल 2 के तरह से हम लिख सकते हैं। और देखिए यहाँ पे और की बात आ रही है, और आई ओ और भी एन डी, आई ओ एन भी डी, आई ओ डी एन भी, और ओ आई भी एन डी, ओ आई एन भी डी, ओ आई डी एन भी। तो मतलब और का सेंस आ रहा है, और का सेंस आने का मतलब आप समझ ही रहे होंगे, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई कर दिए और ये 2 लेटर खुद ही है तो फैक्टोरियल 2 हो जाएगा। आप बहुत आराम से इस चीज को समझिएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये पहले तो हम एक शब्द मान, इसको एक लेटर मान लिए, 3 लेटर ही हो गया, 3 और 1 4 फैक्टोरियल 4 तरीके से बना सकते हैं। बट ये 2 लेटर है ना, ये 2 लेटर है तो ये अपने आप में किस तरीके से अरेंज होंगे, तो फैक्टोरियल 2 के तरीके से अरेंज होंगे। लेकिन और का सेंस लग रहा है, इसको लेकर के और इसको लेकर के, ये और ये कितने तरीके से अरेंज हुआ, ए और ये कितने तरीके से अरेंज हुआ, तो और आ गया। और आने का मतलब मल्टीप्लाई। और देखिए फैक्टोरियल 4 का मान सबको पता होता है 24, फैक्टोरियल 2 का मान 2, तो कितना हो गया टोटल, तो 48। यानी कि विनोद शब्द के अक्षर में, विनोद शब्द के अक्षर में यदि हम वावेल को एक तरफ करें या वावेल को एक साथ लिखें तो विनोद को कितने तरीकों से हम लिख सकते हैं, वो हम 48 तरीकों से लिख सकते हैं। तो ऐसे भी हो गया। अभी क्वेश्चंस क्या बनने वाला है आगे, वावेल हो गया, तो व्यंजन को अगर एक साथ रखें तो विनोद के अक्षरों को कितने तरीके से हम लिख सकते हैं उसको भी समझने वाले हैं। तो हर एक पॉइंट को हम क्लियर करने वाले हैं कि एक शब्द को उठाया अगर एग्जाम में तो एग्जामिनर कितने तरीके से प्रश्न को पूछ सकता है। तो सारे तरीके हम लोग देखने वाले हैं। अब देखिए अभी क्या होने वाला है कि विनोद में आए हुए व्यंजन भी एन डी अगर एक साथ लिखे जाएं, आई ओ एक साथ लिखे जाए तो ये अलग अलग लेटर हो गए। तो आप समझ पा रहे होंगे कि भी एन डी यदि एक है तो यहाँ पे 2 है, दोनों को अगर जोड़ेंगे तो कुल टोटल कितनी यूनिट हुई, तो टोटल हो गई 3 यूनिट। तो टोटल 3 यूनिट हो गई। लेकिन ध्यान से समझिए एक चीज और मैं आपको समझा चुका हूँ कि ये तो आपस में 3 लेटर है, ये तो भी तो आपस में व्यंजन है, लेकिन ये भी आपस में अरेंज होंगे। एक बार भी एन डी लिखाएगा तो एन भी डी लिखाएगा, डी एन भी लिखाएगा, डी भी एन लिखाएगा, मतलब ये अपने आप में चेंज होंगे। जब ये अपने आप में चेंज होंगे तो कितने तरीके से चेंज होंगे, तो फैक्टोरियल 3 तरीके से। तो ये 3 यूनिट आया, इसका मान तो फैक्टोरियल 3 हो ही गया। अब ये आपका जो व्यंजन है ये खुद ही फैक्टोरियल 3 तरीके से अरेंज हो सकता है। तो और का सेंस आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 3 का मान हो गया 6 × 6, यानी कि टोटल मान हो गया 36। यानी कि यदि हम व्यंजन को एक साथ रखें, विनोद शब्द में आए हुए अक्षर में जो भी व्यंजन है अगर उनको एक साथ रखें तो कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, तो वो हम 36 तरीकों से अरेंज कर सकते हैं। फिर आगे हम लोग क्वेश्चंस ये करने वाले हैं, ये तो आपका जो भी टाइप था नोट करिएगा। अगले टाइप में हम ये करने वाले हैं कि यदि व्यंजन को एक साथ और स्वर को एक साथ रखें, व्यंजन को एक साथ और स्वर को एक साथ रखें
तो बताइए कितने तरीके से हम अरेंज कर सकते हैं, कितने तरीके से हम अरेंज कर सकते हैं। कहोगे सर बहुत आसान है, ये आपका 1 यूनिट हो गया, ये भी आपका 1 यूनिट हो गया, दोनों को जोड़ लिए तो 2 यूनिट हो गया। 2 यूनिट होने का मतलब फैक्टोरियल 2 हो गया। बट ये फैक्टोरियल 3 तरीके से अरेंज होगा, ये फैक्टोरियल 2 तरीके से अरेंज होगा। ये भी कर लीजिए, और का सेंस आ रहा है तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, हो गया। फैक्टोरियल 2 का मान 2, फैक्टोरियल 3 का मान 6, फैक्टोरियल 2 का मान 2, तो 2 छक्के 12 और 12 दूना 24। तो विनोद में आए हुए लेटर में व्यंजन को एक जगह रखा जाए, स्वर को एक जगह रखा जाए, तो विनोद के शब्दों को कितने प्रकार से हम अरेंज कर सकते हैं, कितने प्रकार से लिख सकते हैं, तो वो है 24 तरीके। 24 तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। फिर अब एक क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा ही जाता है और अभी मैं आपको कराने वाला हूं कि वो क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, तो कौन सा क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन कोई भी हो सकता है और कंडीशन ये हो सकती है कि कभी स्वर कभी एक साथ ना हो। जैसे विनोद में अगर हम लिख रहे हैं तो कंडीशन अगर आपको ये दे दिया जाए कि विनोद में जो स्वर आए हैं, स्वर वावेल जो आए हैं आई और ओ, ये कभी एक साथ न हो तो कितने तरीके से हम लिख सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन आपको मिल जाए एग्जाम में तो कैसे करेंगे, तो एक आप उसी को समझने वाले हैं। ये सारा आपका पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अगला पॉइंट ये नोट करिए कि विनोद शब्द में आए हुए स्वर को कभी एक साथ न रखा जाए, कभी एक साथ न रखा जाए, तो विनोद के अक्षरों को कितने प्रकार से हम अरेंज कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब स्वर एक साथ ना हो, स्वर एक साथ ना हो, इसको हेडिंग में लिख लेते हैं, नहीं तो अभी कंफर्म नहीं हो पाएगा। स्वर एक साथ ना हो, तो जब स्वर एक साथ ना हो तो क्या हो सकता है। आप ध्यान रखिए, जब हम लोग पहली बार विनोद का निकाले, विनोद के अक्षरों को कितने प्रकार से रख सकते हैं, इसमें कोई प्रतिबंध ना हो, तो आप कहोगे कि सर जी जब कोई प्रतिबंध ना हो तो जितने लेटर होते हैं इसमें उतने लेटर के हिसाब से फैक्टोरियल लगा देते हैं, यानी इतने फैक्टोरियल के हिसाब से इसको हम अरेंज कर सकते हैं, लिख सकते हैं। बट कह रहा है कि स्वर एक भी साथ में ना हो, तो जब हम लोग स्वर में निकाले हैं कि जब स्वर एक साथ हो, जब स्वर को एक साथ रखा गया हो, तो ध्यान रखिएगा कि जब स्वर को एक साथ रखा गया था तो उसमें क्या था, आई और ओ था, ये आपका एक यूनिट माना गया था, और भी एन डी था, इसको अलग अलग यूनिट माना गया था, यानी 3 दोनों को जोड़ लिया गया था तो 4 यूनिट हो रहा था। ध्यान रखिए 4 यूनिट का मतलब फैक्टोरियल 4 हो गया, लेकिन इसको भी हम 2 फैक्टोरियल की तरह से क्या अरेंज कर सकते हैं, तो गुणा था फैक्टोरियल 2, यानी कि ये वावेल में इसमें रखा गया एक साथ, देखिए आई और ओ, और इसमें कोई प्रतिबंध नहीं था, तो कोई प्रतिबंध का मतलब इसमें आई ओ एक साथ आया ही होगा, तो इसमें से आई ओ एक साथ आया होगा, तो फैक्टोरियल 5 का जो भी वैल्यू होगा, तो फैक्टोरियल 5 का वैल्यू आप लिख सकते हैं कितना होता है 120। इसमें से स्वर एक साथ आए हुए हैं उसका मान कितना आ रहा है, तो आप कहेंगे सर 24 गुणे 2, अभी आप लोग जस्ट देखे होंगे 48, तो ये जो है 48 एक साथ आया है, 48 में वावेल एक साथ आया है, 120 में वावेल एक साथ आया है, तो एक साथ आए हुए वावेल को अगर हम घटा लेते हैं, यानी इसमें से 48 माइनस कर लेते हैं, तो जो बचेगा यहाँ पे वो ये बचेगा, यहाँ पे वावेल एक साथ नहीं आया होगा, यानी कि 72 कंडीशन ऐसी होंगी जिसमें वावेल एक साथ नहीं आएगा। वावेल एक साथ कहाँ कहाँ आ सकता है, तो सिर्फ 48 जगह आ सकता है, जबकि टोटल प्रतिबंध न लगाया जाए, टोटल कितने प्रकार से रख सकते हैं, तो 120 प्रकार से रख सकते हैं। 120 प्रकार में वहां पे भी वावेल एक साथ आया होगा, तो उसमें से हम वावेल को घटा लेते हैं, वावेल आए हुए एक साथ को, तो ये जो निकल के आएगा कि स्वर एक साथ ना हो, ये निकल के आएगा, यानी कि 72 कंडीशन ऐसी होगी जहां पे वावेल एक साथ नहीं आएगा। तो ये देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, एग्जाम में मोस्टली पूछ ही लिया जाता है कि जब स्वर एक साथ ना हो, जब व्यंजन एक साथ ना हो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ये पूछा जाता है। तो आप इसको क्या कर सकते हो, इस तरीके से लगा सकते हो कि हम पहले ही वो कंडीशन लगाएंगे जब कोई प्रतिबंध ना हो, यानी कि टोटल अक्षरों का फैक्टोरियल, और उसके बाद कंडीशन वाली फैक्टोरियल, तो कंडीशन वाली फैक्टोरियल हम घटा देंगे टोटल से,
तो जो निकल के आएगा वो स्वर एक साथ न हो का आंसर आ जाएगा। तो देख पा रहे हैं आप लोग कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, और ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है इस तरीके का जो भी क्वेश्चन है। अब हम लोग करने वाले हैं जब व्यंजन एक साथ ना हो, व्यंजन एक साथ ना हो। नोट डाउन कर लीजिए इसको, स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो ले लीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करने वाले हैं। स्वर आया था तो स्वर की जगह पे अब हम लोग व्यंजन रखने वाले हैं, यानी कि व्यंजन एक साथ ना हो, व्यंजन एक साथ ना हो। तो व्यंजन एक साथ ना हो मतलब कि 5 फैक्टोरियल तो होगा ही होगा। अब व्यंजन एक साथ ना हो वही घटाना है, तो क्या घटाना है अब ध्यान से समझिए। तो आप लोग देखे होंगे व्यंजन वाला, तो व्यंजन जब एक साथ हम लोग ले लिए थे, भी एन डी एक साथ ले लिए थे, एक मान लिए थे, तो यहाँ पे आई और ओ बचा था अलग अलग, यानी 2 बचा था। टोटल कितना हो गया था? 3 यूनिट हुआ था, याद रखिए आप लोग 3 यूनिट। लेकिन इसको भी जो है हम 3 फैक्टोरियल के हिसाब से अरेंज कर सकते हैं। तो यानी कि फैक्टोरियल 3 गुणा फैक्टोरियल 3 हुआ था, और मान कितना आया था? तो 6 गुणे 6 मान आया था 36। तो 36 प्रकार से हम लिख सकते हैं कि जब भी व्यंजन को एक साथ रखें तो 36 अगर ये में से घटा लें तो 36 घटा लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो फैक्टोरियल 5 की वैल्यू होती है 120 माइनस 36। 120 माइनस 36 करेंगे आप तो कितना मिलेगा? तो 84 मिलेगा, और यही क्या होगा? आंसर होगा। मतलब कि अगर व्यंजन को एक साथ न रखा जाए, व्यंजन को एक साथ न रखा जाए तो विनोद शब्द में आए हुए अक्षरों को कितने प्रकार से अरेंज कर सकते हैं? तो वो है 84 प्रकार से अरेंज कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जो लास्ट के 2 क्वेश्चन हुए हैं। स्वर एक साथ ना हो, व्यंजन एक साथ ना हो, ये दोनों इंपॉर्टेंट इसलिए माने जाते हैं कि इसमें 2 कंडीशन अप्लाई होती है। पहली वाली कंडीशन अप्लाई हो जाती है कि जब कोई प्रतिबंध ना हो, और दूसरी वाली कंडीशन अप्लाई हो जाती है कि जब स्वर हो तो वो घटाना पड़ेगा, तो जब आंसर निकल के आएगा वो स्वर नहीं वाला आएगा। तो देख पा रहे हैं कि कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लग रहे हैं, देखने में ही इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, तो एग्जाम में तो ये पूछे ही जाते हैं मोस्टली। अब हम लोग थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन इस प्रकार का करने वाले हैं जो नंबर का होता है। नंबर यानी कि अभी लेटर तो हो गया ना, अब लेटर के बाद जो भी हम लोग करने वाले हैं वो नंबर का करने वाले हैं। आपको क्वेश्चंस दे दिया जाएगा डिजिट, इन डिजिट के हेल्प से कितने तरीके के नंबर बनाए जा सकते हैं, और नंबर का लेंथ दे देगा, चाहे 3 डिजिट का लेंथ दे, चाहे 4 डिजिट का दे, चाहे 2 डिजिट का ही दे। तो इस तरीके से क्वेश्चंस पूछा जाता है एग्जाम में। तो अब ये लेटर वाला कंप्लीट हो गया। अब हेडिंग लगा लीजिए नंबर पर आधारित प्रश्न, ये तो लेटर पर आधारित प्रश्न था। दूसरा लगा लीजिए डिजिट पर आधारित प्रश्न, यानी नंबर का खेल अब हम लोग देखने वाले हैं। तो चलते हैं उसके तरफ भी, और उसमें जो है क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। क्वेश्चंस कैसे हैं? तो सबसे पहले हम कुछ भी लिख सकते हैं, ध्यान से समझिएगा। देखिए क्वेश्चन ये है, सबसे पहला क्वेश्चन कि कोई नंबर दे देगा, कहेगा 1, 3, 5, कुछ भी दे दे, कोई जरूरी नहीं है कि मतलब हम जो लिख रहे हैं यही होगा। 1, 3, 5, 7 और जो भी है 6 है, ये 5 नंबर दे दिया। कितना नंबर दे दिया? 5। तो ये 5 डिजिट हैं, तो 5 डिजिट से कहेगा कि 3 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। 3 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं जिसमें रिपीटेशन अलाउ हो। रिपीटेशन अलाउ का मतलब दोहराव हो, जिसमें हम दोहरा के बना सकते हैं। दोहराव हो मतलब रिपीटेशन अलाउ है, रिपीटेशन अलाउ है। तो रिपीटेशन अलाउ का मतलब कि हम 1-1 को ही लिख दें 3 बार, 3-3 को ही लिख दें 3 बार, हम 5-5 को ही लिख दें 3 बार, हम 6-6 को ही लिख दें 3 बार, हम 7-7 को ही लिख दें 3 बार, और 1 को 2 बार लिखें, फिर 3 लिखें, फिर 3 को 2 बार लिखें, 1 लिखें। मतलब इस तरह से हम कितने प्रकार का नंबर 3 अंकों वाला बना सकते हैं। तो ध्यान से समझिए ऐसे क्वेश्चन कैसे करेंगे। जब दोहराव हो यानी रिपीटेशन अलाउ हो 3 अंकों का, तो 3 बॉक्स बनाना है। 3 अंकों का रहेगा तो कितना बॉक्स बनाना है? 3 बॉक्स बनाना है। जब रिपीटेशन अलाउ होगा तो नंबर कितने होंगे? 5, 2, 2, 4, 1, 5।
तो 5 प्रकार से हम बना सकते हैं, 5 प्रकार से इसमें भी बना सकते हैं, 5 प्रकार के इसमें भी बना सकते हैं, 5 प्रकार। यहाँ पे और का सेंस आ रहा है ना, 5 प्रकार बनाएंगे और 5 प्रकार का बनाएंगे और 5 प्रकार का बनाएंगे, यानी और का जब सेंस आ गया तो सीधे सीधे मल्टीप्लाई हो गया। तो 5 गुणा 5 गुणा 5 कितना होता है, सबको पता है 125 होता है। तो जब दोहराव अलाउ हो तो 125 तरीकों से हम क्या कर सकते हैं, नंबर को बना सकते हैं। अब अगर हम बात करें कि दोहराव न हो, दोहराव न हो यानी यहाँ पे दोहराव अलाउ नहीं है, तो क्या कर सकते हैं, तो ध्यान से समझिए यहाँ पे कैसे करेंगे। अब देखिए 3 गैप पहले बना लीजिए आप, 3 गैप बना देंगे। उसके बाद अब देखिए ध्यान समझिए, तो 5 लेटर है ना, ये कितने लेटर, 5। तो जब हम बनाएंगे पहली बार जब बनाएंगे अक्षर को, तो 5 में से किसी एक को रख सकते हैं, यानी कि 5 में से किसी एक को रख सकते हैं। तो 5 में से किसी एक को रखेंगे, यानी हमारे पास जो भी मेरे पास क्या बोलते, जो भी मेरे पास कंडीशन है वो हम 5 को रख सकते हैं, यानी कि 5 नंबर हमारे पास हैं, 5 में से किसी को रखेंगे। तो जब 5 में से किसी को रखेंगे यानी हम 5 तरीके से रख सकते हैं, तो 5 तरीके से रख दिए। लेकिन यहाँ पे कोई ना कोई एक नंबर आ गया होगा, तो जब यहाँ पे कोई ना कोई एक नंबर आ गया होगा तो वो नंबर यहाँ पे नहीं जाएगा ना, यहाँ पे नहीं जाएगा। तो बचेंगे कितने, 4 नंबर। तो 4 नंबर यहाँ पे आ गए। अब यहाँ पे भी कोई एक नंबर रखा गया, तो अब तो बचे आपके पास 3 नंबर। तो जो इसमें हम 3 नंबर रख सकते हैं। और का सेंस आया, 5 प्रकार से रखें और 4 प्रकार से रखें और 3 प्रकार से रखें, मल्टीप्लाई हो गया। तो 4 तियां 12 और 12 25 कितना हो गया, 60 हो गया। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इसका आंसर निकाल सकते हो जब दोहराव हो और दोहराव न हो। तो एग्जाम में ये दोनों में से कोई एक क्वेश्चन पूछेगा, वो सिंपल सा ऐसे कहेगा कि 1 3 5 6 7 दिए हुए अंकों की मदद से 3 अंक वाले कितने नंबर बनाए जा सकते हैं। तो 3 अंक वाले कितने नंबर बनाए जा सकते हैं जब दोहराव अलाउ हो, यानी कि जब रिपीटेशन अलाउ हो, यानी कि जब दोहरा के हम उसको लिखें तो कितने तरीके से बना पाएंगे। तो सीधे लिखिएगा कि 5 लेटर हैं, सॉरी 5 डिजिट हैं और 3 अंकों की बनानी है, तो 3 बॉक्स बनाइएगा। 5 है तो 5 को 5 5 लिख दीजिएगा। तो 3 बार 5 5 लिख के मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका 125 आ जाएगा। यानी कि 1 3 5 6 7 को 3 अंकों की संख्या अगर बनानी है तो कितनी प्रकार की बनेगी, वो 125 प्रकार से बनेगी। जब दोहराव न हो, यानी किसी भी लेटर का हम रिपीटेशन ना करें, मतलब 1 है तो उसको 1 ही लिखेंगे, 1 1 1 3 बार नहीं लिख सकते, तो कितने प्रकार से बना सकते हैं, तो हम 7 प्रकार से बना सकते हैं। 1 3 5 बना देंगे, 3 5 6 बना देंगे, 5 6 7 बना देंगे, 6 7 1 बना देंगे, फिर 6 7 1 बन गया तो 7 1 3 बन जाएगा। इस तरीके से हम इधर उधर उल्टा करके बना सकते हैं। कितनी प्रकार से बना सकते हैं, तो 60 प्रकार से इसको बना सकते हैं। ये आप देख पा रहे होंगे कि कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। फिर अगर हम बात करें इन्हीं नंबरों में यदि जीरो आ जाए तो क्या करने वाले हैं, तब कैसे क्वेश्चन होने वाला है, तो ध्यान से समझिए। अभी हम क्या करने वाले हैं, इसी नंबरों को, इस नंबर में हम 0 रख देंगे और 3 अंकों की आपको संख्या बनानी है। तो ध्यान से समझिए, कुछ करना नहीं है हमें, बस ये मिटा देंगे, हमारा क्वेश्चन बना बनाया है। देखिए अगर यहाँ पे 0 रखा जाए, क्या रखा जाए, 0 0 5 6 7 4 अंक हो गए, 4 अंक हो गए लेकिन 0 है। कह रहा है कि 3 अंकों की संख्या आपको बनानी है जब दोहराव हो, यानी रिपीटेशन अलाउ हो, तो कैसे बनाएंगे, और उसके बाद जब रिपीटेशन अलाउ ना हो तो कैसे बनाएंगे। तो ध्यान से समझिएगा, जब हम 3 अंकों की संख्या बनाएंगे तो सबसे पहली बात तो 0 नहीं आ आना चाहिए। 0 अगर आ गया, इस तरीके से अगर आ गया 0 5 6 3 अंक दिख रहे हैं आपको, लेकिन ये तो 2 अंक ही माना जाएगा, 0 का कोई मतलब नहीं है। यानी कि 0 आगे नहीं आ सकता, आगे 0 नहीं आ सकता, तो बाकी 3 ही लेटर तो आएंगे, तो आगे 3 ही लेटर आ सकते हैं। लेकिन बीच में अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पे 3 लेटर में से कोई एक लेटर आ गया है ना, तो 3 लेटर में से कोई एक लेटर आ गया है, तो यहाँ पे दोहराव अलाउ है। तो जब यहाँ पे दोहराव अलाउ है तो कोई जरूरी नहीं है, फिर वैसे तो 4 अंक था तो हम 4 4 4 लिख देते, लेकिन अब यहाँ पे 3 ही आएगा। क्यों, क्योंकि 0 नहीं आ सकता, क्योंकि आगे 0 आ जाएगा तो वो लेटर 3 अंक का, सॉरी संख्या 3 अंक का नहीं माना जाएगा। तो बाकी 4 बचेंगे, यहाँ पे भी 4 आएगा, यहाँ पे भी 4 आएगा। तो अब इसका गुणा कर लीजिए, और गुणा करने के बाद जो आपको मिलेगा नंबर वो आपका आंसर होगा। तो देख लीजिए
तीन, 3 चौक 12 और 12 चौक 48। तो 48 तरीके से हम 3 अंकों की संख्या बना सकते हैं जब दोहराव अलाउ होगा। तो दोहराव न अलाउ हो तो कैसे बनाएंगे, तो ध्यान से समझिए। करना कुछ नहीं है, ये 0 यहाँ आगे नहीं लिख सकते, यानी कि यही 3 अंकों को लिख सकते हैं, तो 3 हो गया। 3 में से किसी एक अंक को तो हम लिख दिए यहाँ पे, तो अभी 3 अंकों में से किसी एक को लिख दिए तो 2 बचा, और यहाँ पे 0 भी तो बीच में लिख सकते हैं, 2 अंक इसमें से और 1 अंक ये 0, तो कितना अंक हो गया टोटल, 3 अंक। अब 3 अंक में भी 1 अंक यहाँ पे आ गया, अब 1 अंक इसमें से यहाँ आ गया था, अब 0 यहाँ पे आ गया, बचेगा केवल 2 अंक, तो 2 अंक यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यानी कि जब दोहराव अलाउ न हो तो कितने तरीके से लिख सकते हैं, तो 3 तरीका 9 और 9 दूना 18, तो 18 तरीके से हम लिख सकते हैं जब दोहराव न अलाउ हो। अब बैठ के लिखिएगा आराम से, पूरा पन्ना भरेगा, पूरा पेज आपका भर जाएगा। आप ऐसे लिखेंगे 506 605 705 706 507, ऐसे लिखेंगे, सब इधर उधर मिला के लिखेंगे तो कितनी बार लिख सकते हैं आप, 18 तरीके से लिख सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो नंबर को लेकर के हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं, और नंबर को लेकर के ही जो है अभी हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चंस। चलिए चलिए अब ये तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए कुछ चुनिंदे क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं, या फिर मोस्टली लोग पूछ ही लेते हैं आपसे, मतलब कि कोई जरूरी नहीं है कि वो एग्जाम का ही क्वेश्चन हो, आपसे कोई पूछ भी सकता है कि अगर परमुटेशन कॉम्बिनेशन आप पढ़े हो, एक मेरे क्वेश्चंस का जवाब आप दो। वो क्वेश्चंस क्या हो सकता है ऐसे कि ऐसे कितनी संख्याएं हैं जो 3 डिजिट की हैं, यानी कि 3 डिजिट की हैं, और वो सारी की सारी विषम है, तो कितनी तरह की संख्याएं हो सकती हैं। तो चलिए हम लोग उस पर भी देख लेते हैं। तो क्वेश्चंस लिखिए, कैसा क्वेश्चन होगा कि 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं संभव हैं, या ऐसी कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं कि जो विषम, जो क्या हो, विषम हो। तो विषम अक्षर ही लेंगे हम, विषम मतलब डिजिट ही लेंगे, तो विषम डिजिट से ही तो विषम आपका नंबर बनेगा। तो देख लेते हैं कि विषम कितनी है। तो आप लोग क्वेश्चन नोट कर लिए होंगे, ऐसे कितने संख्याएं बनाई जा सकती हैं कि जो विषम हो। तो विषम संख्या में नंबर कौन कौन से होंगे विषम वाले, 1 3 5 7 और 9, ये आपके विषम है। तो 5 संख्याएं विषम है, तो 5 संख्याएं विषम है, तो इनको हम अगर बनाएंगे और वहां पे दोहराव हो ना हो, दोहराव होगा तभी तो विषम संख्या होगा, ना होगा तभी तो विषम संख्या होगा। तो यानी कि हम 3 अंकों की अगर बात कर रहे हैं तो 3 क्या करेंगे, 3 अब बॉक्स बनाएंगे, और 5 अंक हैं टोटल, और 3 अंकों की बनानी है तो 3 बॉक्स हो गए, तो 5 5 5, आंसर कितना आ गया 125। यानी कि 1 3 5 7 9 से बनने वाली विषम संख्याएं कितनी तरीके की होंगी, तो 125 तरीकों की होंगी, यानी 125 संख्याएं हम बना सकते हैं। फिर ये भी कह सकता है कि 3 अंकों की, ये आपका जो था ऑड था ना, ऑड नंबर बना रहे थे हम लोग, तो ऑड नंबर कितने बना लेंगे, तो बना लेंगे कितने 125। अगर हम बात करें कि अगर सम बनाना हो आपको, यानी इवन बनाना हो, 0 2 4 6 8, तो 5 आपका ये भी होगा, 5 ये भी होगा। तो ध्यान से लेकिन समझिएगा, इवन है ये, इवन का मतलब 0 तो कभी पहले आ ही नहीं सकता, तो जब 0 पहले नहीं आ सकता है तो 4 डिजिट बचेगा। तो 4 डिजिट बचने का मतलब कि जो पहला बॉक्स होगा उसमें केवल 4 भराएगा, बाकी इसमें भी 5 हो जाएगा और इसमें भी 5 हो जाएगा। तो 4 यहाँ पे 0 नहीं रख सकते हैं, बाकी सारी चारों तो रख सकते हैं, बट यहाँ पे 5 रख सकते हैं, यहाँ पे भी 5 रख सकते हैं। तो इससे जो बनेगी वो सारी संख्याएं क्या होंगी, सारी संख्याएं सम होंगी। कितनी प्रकार की होंगी, 4 5 20 और 20 5
100। तो 100 ऐसी संख्याएं होंगी कि जो कि सम होंगे, यानी कि 3 अंकों वाली सभी सम संख्याएं कितने तरीके से हम बना सकते हैं, तो 100 तरीके के बना सकते हैं। 3 अंकों की सभी संख्याएं विषम बना सकते हैं, कितना विषम बना सकते हैं, तो 125 बना सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब यह है कि 3 अंकों वाली विषम संख्या कितने से कितनी बन सकती है, ज्यादा से ज्यादा तो 125 बन सकती है। और 3 अंकों की सम संख्या कितनी बन सकती है, तो वो 100 बन सकती है। तो कोई जरूरी नहीं है कि 3 ही रहे और ये 3 ही रहे, मतलब सम संख्या ही 3 रहे, विषम संख्या भी 3 रहे। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि 5 अंकों की विषम संख्या कितनी बन सकती है, तो 5 अंकों की विषम संख्या 5 गुणे 5 गुणे 5 कर देंगे। और 5 अंकों की सम संख्या, तो पहले वाला तो 4 ही रहने वाला है, पहले वाला लेटर 4 ही रहेगा, फिर 5 5 5 सारा रहेगा। तो 5 25 25 25 125 125 25 625 625 चौका, तो 625 चौका आप कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 चौक 24 और 25 चौका 100, यानी कि 2500 नंबर हम बना सकते हैं। अगर आपको 5 अंकों की सम संख्या बनानी हो तो कितनी बना सकते हैं, 2500। और इसको बना सकते हैं कितना, तो 125, 3 तरीके हो गया, फिर 25, तो 125 25 625 625 25 3125, तो 3125 बना सकते हैं 5 अंकों की। तो कुछ भी आ सकता है एग्जाम में, वो दे देगा कि 4 अंकों की विषम संख्या कितने तरीके से बना सकते हैं। तो 4 विषम संख्या आपका 5 ही है, 4 अंकों की कह रहा है, तो 4 बॉक्स बना दीजिए, 5 गुणे 5 गुणे 5 4 बार कर दीजिए, तो 5 25 25 25 25 125 125 25 625 बोल देंगे सीधे कि सर 625 तरीकों का संख्या हम 4 अंकों वाली विषम संख्या बना सकते हैं। तो ये जैसे कि आप लोगों को लगा कि जो भी चीज़ें मतलब थी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में जो इम्पोर्टेंट थी, जो जैसे कि बात करें कि जितने भी कॉन्सेप्टुअल मतलब क्वेश्चंस थे वो सारे हम लोग देख लिए। अब हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे कि कितने तरीके कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, जो कि आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन वो दिखाई देगा और स्क्रीन पे दिखाई देगा, और वो उस क्वेश्चन को हम लोग कैसे कम समय में करेंगे वो आपको दिखाने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर। आप लोग तैयारी अपनी कंटिन्यू रखिए और V2 IAS अकेडमी के साथ जुड़े रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए कि देखिए कि यहाँ पे सीसेट का पोर्शन चल रहा है और मैथमेटिक्स हम लोग इतने ईजी तरीके से पढ़ रहे हैं, जैसे कि लग रहा है कि बहुत ही आसान है। गणित बहुत आसान सब्जेक्ट है, बट इसको लोग हवा बना के रखते हैं कि बहुत टफ है, ये नहीं होता वो नहीं होता, ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते तो ऐसे नहीं आते। तो आप लोग देख ही पा रहे होंगे कि कितना आसान तरीके से हम लोग पढ़ रहे हैं। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन खत्म होने के बाद हम लोग नंबर सिस्टम पे आएंगे और नंबर सिस्टम में बेहतरीन टॉपिक होते हैं, सारे टॉपिक को हम लोग 1 by 1 कवर करने वाले हैं। तो चलिए, बाय बाय, टेक केयर।